हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारों दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। आज हम जानने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी। जी हाँ, क्लास 6 का भूगोल अध्याय 1 रहेगा, चैप्टर 1 रहेगा क्लास 6 अध्याय 1। और पाठ का नाम है सौरमंडल, हिंदी में और इंग्लिश में सोलर सिस्टम। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई पढ़ लिया कीजिए थोड़ा। भारत की जैसी शिक्षा व्यवस्था है ना, ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ के आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे, सच में बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए बोलता हूँ कि बेटा, अगर गरीबी से उठना है तो जल्दी से पढ़ ले, अच्छा से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सौरमंडल से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट सिविल सर्विस, चाहे आप क्लास 6 में हो, सभी के लिए काम में आएंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक। पूरा डिटेल से मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहली क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, ठीक, कोपरनिकस। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पूर्णिमा की परिभाषा लिखें। यानी कि पूर्णिमा की रात्रि पूर्णमासी भी बोलते हैं हम, इस किसे बोलते हैं, पूर्णमासी की परिभाषा क्या हुई? तो जिस दिन, एकदम आसान समझिए, जिस दिन चंद्रमा पूरा का पूरा नजर आए, पूरा का पूरा चंद्रमा नजर आए, ठीक ना, उस रात्रि को हम क्या बोलते हैं? जिस रात्रि को चंद्रमा पूरा का पूरा नजर आए उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक। पूर्णिमा, इसे हम इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुल मून, पूर्ण चांद, ठीक। ये हो गया पूर्णिमा की परिभाषा। यहाँ पे एक चीज मैंने बताया है कि एक महीने में एक बार होती है केवल पूर्णिमा। एक महीने में कितना बार होता है? केवल एक बार। उसके बाद दूसरा आता है अमावस्या। अमावस्या को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। अक्सर अमावस्या से संबंधित आपने काफ़ी फिल्में देखी होंगी, ठीक ना। तो अमावस्या की परिभाषा क्या है? जिस रात्रि को चंद्रमा जो है बिल्कुल नजर नहीं आए। देखिए, मैं एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ आपकी समझ के लिए। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आता है उस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं, ठीक। इसका वैज्ञानिक पहलू भी अभी बाद में समझाऊंगा। और यह अमावस्या एक महीने में एक बार आता है, चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या, दोनों एक महीने में एक बार ही आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? जियोग्राफी किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और जियोग्राफी के पिता हिकेटियस भी एक ग्रीक देश के रहने वाले हैं। ग्रीक को इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में यूनान बोलते हैं। इंग्लिश नाम है ग्रीक और हिंदी नाम है यूनान। यहाँ पे काफ़ी विद्वान मिलते हैं, ठीक ना। मैंने एक वीडियो में बताया था अभी कि क्यों मिलते हैं यहाँ पे ग्रीक देश में सबसे ज़्यादा विद्वान। देखिए, नोट में हम क्या लिखें? जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखिए, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया, ठीक। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में कुछ भी लिखना जियोग्राफी हो गया। समझ गए? देखिए, अब यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने बताई हैं। जूलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद जियोमेट्रिया, पृथ्वी का मापन। उसके बाद आता है जियोडियोस, तो ये हो गया पृथ्वी के आकार का अध्ययन। ये तीनों अध्ययन है, एक सब्जेक्ट की तरह है, जो कि काफ़ी आंतरिक सब्जेक्ट है। अब देखिए, पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या पड़ता है? खगोलीय पिंड, ठीक, किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह तथा उपग्रह। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा उपग्रह। उपग्रह मतलब चंद्रमा जैसे, ठीक ना। उपग्रह आदि वस्तुएं, वस्तुएं हमने दे दी हैं यहाँ पे, इसको आप काट भी सकते हैं। आदि को जो रात्रि के समय चमकते दिखाई देते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, जितने भी ये सभी चीजें रात्रि में चमकते हुए दिखाई देते हैं उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एकदम आसान भाषा से समझा रहा हूँ, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं। तारा या स्टार किसे कहते हैं? तारा या स्टार किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे विशेषताएं भी बताई हैं मैंने। वे खगोलीय पिंड जो अत्यधिक बड़ा होता है। क्या होता है? अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा होता है। और उनकी अपनी उष्मा, यानी कि अपने अंदर गर्मी एवं प्रकाश, अपनी उष्मा एवं प्रकाश होती है। सूर्य की तरह उसमें अपनी उष्मा होती है और प्रकाश भी होती है। ये गैसों से मिलकर बने होते हैं। तारे किससे मिलकर बने होते हैं? गैसों से। इन्हें तारा कहा जाता है, स्टार कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल, देखिए, तारों की एक समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की आकृतियां। आसमान में तारे जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका एक उदाहरण है सप्त ऋषि, ठीक ना।
लिटिल बियर, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सप्तऋषि को। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? इंग्लिश में पोल स्टार। ठीक, तो देखिए रात्रि के समय में यानी कि रात के समय में आप उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देता है, ठीक है ना। उत्तर दिशा में एक सर्वाधिक चमकीला तारा दिखाई देता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है, पोल स्टार। ठीक, आपने गौर भी किया होगा। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह को इंग्लिश में प्लानेट बोलते हैं, प्लानेट, ठीक ना, PLANET। देखिए ग्रह वे खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा जिनमें अपनी प्रकाश, ग्रहों की अपनी प्रकाश नहीं होती और अपनी उष्मा भी नहीं होती है, ठीक ना। सूर्य की तरफ प्रकाश भी नहीं होती है और इनकी अपनी उष्मा भी नहीं होती, ये सूर्य से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक, उसे ग्रह कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ ही उनका अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर परिवार या सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड एवं क्षुद्र ग्रह आदि सभी को सम्मिलित रूप से एक साथ हम सौरमंडल कहते हैं। यानी कि ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं, ठीक। सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सौरमंडल एक घर है और ये सभी इसके सदस्य हैं, ठीक। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? यानी कि हेड। सौर परिवार का हेड कौन है? सूर्य है, ठीक, मुखिया। उसके बाद आपने मूवी देखी होगी जगीरा, ए मुखिया बोलता है ना, बस उसी तरह याद रखना है इसको। सूर्य, सन, सन किसे कहते हैं या फिर सूर्य की परिभाषा क्या होगी? तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा भाग है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा भाग है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, ठीक, मिलकर बना है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी का, यहाँ पे देख सकते हैं, 15 करोड़, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। अगर सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी नापी जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पे सिर्फ यही भाषा दे सकते हैं कि सूर्य एक तारा है जो कि सौरमंडल का भाग है और यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से मिलकर बना है। बस इतना ही परिभाषा दे दीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। सूर्य प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है या उपयोग में आता है? तो 48% इसका भाग उपयोग में आता है, ठीक ना, हमारे वायुमंडल को गर्म करने में, एटमॉस्फेयर को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है? 14 नंबर, तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उनको सूर्य से दूरी के क्रम में लिखें। देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, 8 प्लानेट है और उनका दूरी के क्रम में मैंने लिखा है नाम। देखिए अच्छा से देखिए, पहला नंबर पे आता है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरा नंबर पे आता है शुक्र, बुध के पहले सामने है, सबसे सामने है बुध, ठीक, सामने सामने मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे सामने बुध, उससे थोड़ा दूर में है शुक्र जिसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा दूर है पृथ्वी जिसे अर्थ बोलते हैं। मंगल उससे थोड़ी दूर है, मार्स बोलते हैं। बृहस्पति उससे दूर है, जुपिटर बोलते हैं। शनि उससे दूर है जिसको अष्टर्ण बोलते हैं। उसके बाद अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। सबसे अंत में है नेपच्यून, ठीक। सबसे पहले सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी में वैज्ञानिकों की एक मंडली बैठी जिसमें यह तय किया गया कि जो प्लूटो है, यानी कि आप बोल सकते हैं हिंदी में यम, ठीक ना, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह शामिल कर दिया गया, क्योंकि यह दूसरे के घर में घुस जाता था। घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, और यह दूसरे के घर में भी घुस जाता था, ठीक। तो इस प्रकार इसे बौना ग्रह बता दिया गया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? घटते क्रम में ग्रहों के नाम लिखे हैं। घटते क्रम में ग्रहों के नाम लिखे हैं आकार के अनुसार, ठीक। तो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, उससे छोटा ग्रह है, उससे छोटा सा आकार का है शनि, उससे छोटा आकार का है अरुण और उससे छोटा आकार का है वरुण, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, यानी कि आप सौरमंडल का इस प्रकार चित्र बना लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो बृहस्पति से जो बढ़ते क्रम में गए हैं इधर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इधर 4 में आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर आप घटते हुए क्रम में जाएंगे तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध इसी प्रकार के क्रम में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये 8 ग्रह हैं, नाम रख लीजिएगा। पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है, इसे आप विशेष ध्यान से रखिएगा।
और पहले नंबर में है आपका बुध और अंतिम नंबर में है पहले नंबर पे बृहस्पति है यानी कि जुपिटर और अंतिम में है बुध। 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला बृहस्पति, 5वां नंबर हमारा पृथ्वी और अंतिम में बुध, ठीक, आकार के अनुसार। अब देखिए आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और अंतिम के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। पहले 4 ग्रहों जो आते हैं सूर्य के सबसे सामने 4 ग्रहों के, उन्हें आंतरिक ग्रह, और सूर्य से सबसे दूर जो 4 ग्रह हैं उन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह, ठीक। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब देखिए आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो वे ग्रह जो सूर्य से नज़दीक है, ठीक, वे ग्रह जो सूर्य से नज़दीक हैं तथा इनकी बनावट ठोस से मिलकर हुई है, यानी कि ये कठोर हैं, ठोस से मिलकर हुई है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है, बुध है, शुक्र है, मरकरी, वीनस, अर्थ यानी कि पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल, ये 4 ग्रह हैं आंतरिक, ठीक। अब बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, तो वे ग्रह जिनकी संख्या भी 4 है और ये सूर्य से काफ़ी दूर में है, तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक, अरुण और वरुण। उसके बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम 19 नंबर पे देखते हैं, तो 19 नंबर पे हमारा आता है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, कितने, 67 सैटेलाइट है इसके, ठीक ना। सोचिए कि पूरा कितना लाइटिंग हो जाता होगा बृहस्पति ग्रह, और हमारे यहाँ पे एक है केवल चांद, ठीक। तो देखिए सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, सबसे सुंदर ग्रह है शनि। क्यों, क्योंकि इसके जो शनि ग्रह इस प्रकार है, उसके चारों ओर एक परवलयाकार है, ठीक, इसके चारों ओर एक परवलयाकार घूमता है, इसके कारण यह सबसे सुंदर दिखाई देता है, ठीक, शनि ग्रह। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, तो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शनि के कितने उपग्रह हैं, तो शनि के कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं शनि के, जिसमें से टाइटन जो है, टाइटन नामक ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन तथा 25% हीलियम से बनी है, तो शनि ग्रह 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बनी है, ठीक। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ला पाया जाता है, यानी कि वही इस प्रकार का ग्रह है और इसके चारों ओर गोल गोल चक्री जो घूमता है उसे छल्ला कहते हैं, ठीक। तो ये किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, पहला पाया जाता है शनि और दूसरा पाया जाता है अरुण, ठीक, अरुण यानी कि यूरेनस। उसके बाद हम देखते हैं 24 नंबर, तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, यम जिसे इंग्लिश में प्लूटो कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नोट को मैंने बता दिया है कि यम को ग्रह के दर्जा समाप्त कर दिया गया है 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, वहाँ पे 2006 में बैठक हुआ और इसे ग्रह के दर्जा से समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को भू आब, ठीक ना, भू आब क्यों कहा जाता है, भू आब का मतलब है कि चपटा, भू आब का मतलब ये होता है चपटा, ठीक ना। तो पृथ्वी को चपटा क्यों कहा जाता है, तो देखिए पृथ्वी को पूरी तरह देखिए गोल है लेकिन इस प्रकार का चपटा है ना, बस यही हो गया भू आब। इंग्लिश में इसे जियोड बोलते हैं, जियोड, ठीक। तो पृथ्वी को जियोड या फिर भू आब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसे भू आब कहा जाता है। पूरी तरह तो गोल नहीं है पृथ्वी हमारी, ठीक ना, इसलिए इसे भू आब या जियोड कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटी है, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 74% भाग जो है, इस ग्रह का 74% भाग जल से भरा हुआ है, जिसके कारण पूरा का पूरा जल नीला नजर पड़ता है। और इसका पृथ्वी का अधिकांश भाग अगर आप आकाश से देखेंगे, ठीक ना, तो पूरा का पूरा नीला दिखाई देगा, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 74% जल फैला हुआ है, बस यही इसका मेन रीजन है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो पृथ्वी चंद्रमा से लगभग कितना गुना बड़ा है, पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 4 गुना बड़ा है, कितना गुना, 4 गुना बड़ा है, ठीक ना। हमारी पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 4 गुना बड़ा है। अब देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा पर्वत कौन सा है, तो सौरमंडल में भी पर्वत होते हैं और सबसे बड़ा पर्वत का नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि मंगल ग्रह में स्थित है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ जानकारी के लिए कि मंगल ग्रह पर जो पहला
सैटेलाइट उतरा था, उसका नाम था पाथ फाइंडर। ठीक, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है पाथ फाइंडर। ठीक, उसके बाद सन 29 नंबर में देखिए, शनि ग्रह की खोज किसने की थी? तो शनि ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैलीलियो गैलीली ने कब की थी? 1610 ईस्वी में एक दूरबीन की सहायता से। ठीक, उसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो चंद्र ग्रहण, ठीक, लूनर इक्विलिप्स किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चित्र बनाया है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य और चांद, सूर्य और चांद, ये सूर्य है, ये चांद है, सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि यह सूर्य का जो रोशनी है ना, इस तरह से जा रहा है, यह पृथ्वी ढक लेती है, तो यह चांद बिल्कुल नजर नहीं आता। ठीक, इसके कारण यह जो है स्थिति चंद्र ग्रहण के नाम से जानी जाती है। बस आपको सिंपल से याद रखता है, जबकि पृथ्वी बीच में आ जाती है तब इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी बीच में आ जाए तब इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, और यह कितने बार होता है? तो यह स्थिति पूर्णिमा के दिन बनती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो हमारा आ जाता है सूर्य ग्रहण। पहले तो हो गया हमारा चंद्र ग्रहण, अब आ जाता है सूर्य ग्रहण। तो आपको इसमें याद रखना है क्या, कि इसमें जिस प्रकार इसमें पृथ्वी बीच में आ गया था, इसमें बस चांद बीच में आ जाएगा। कौन बीच में आ जाएगा? चांद। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए, समझ गए ना, ये पृथ्वी यहाँ चला जाएगा और चांद यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। समझ गए? बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यह सूर्य ग्रहण अधिकतर अमावस्या के दिन ही बनेगा। ठीक, यह स्थिति कब बनेगी? अमावस्या के ही दिन बनेगी, नहीं तो बनवे नहीं करेगी। देखिए, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो वे ग्रह जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाया जाता है। देखिए, मंगल ग्रह जो है और बृहस्पति, उसके चारों ओर इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक ना, इस प्रकार के रेत पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उन छोटे छोटे रेतों को। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा आता है उल्का पिंड। ठीक, या फिर मेटर्स किसे कहते हैं? यहाँ पे मैंने अच्छा से नहीं दिख रहा है उतना। देखिए, उल्का पिंड किसे कहते हैं? आकाश में कभी कभी अत्यंत वेग से जो आते हैं पिंड दिखाई देते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, एकदम आप जो तारा दिखते हैं टूटते हुए, बस उसी को समझ लीजिए कि उल्का पिंड है। आकाश में कभी कभी अत्यंत वेग से, काफ़ी स्पीड से आते हुए कुछ पिंड दिखाई देते हैं, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे किसे कहते हैं? तो आकाश में लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। आकाश में लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेखला। ठीक ना, दुग्ध मेखला, और इसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड, इसका तो हम आकलन ही नहीं कर सकते। लाखों आकाश गंगाओं को मिलकर, लाखों आकाश गंगाओं को मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किससे बना होता है? लाखों आकाश गंगा से मिलकर ब्रह्मांड बना होता है। उपग्रह, सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो वे खगोलीय पिंड, उपग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए उसे हम उपग्रह कहते हैं, और ये ग्रह की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्या हो गया, कि किन दो ग्रहों में, किन दो ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह, इसके एक भी चांद नहीं है इन दोनों के, और ये एकदम छूछा आदमी है, छूछा ग्रह। ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का ग्रह, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। उसके बाद हमारा आता है 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने मैं सभी को बना दिया हूँ, एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मानव निर्मित उपग्रह, यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिखा है, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1, जिसे रूस देश द्वारा छोड़ा गया था। रूस को सोवियत संघ के नाम से भी जाना गया, 1991 के बाद इसे रूस जाना गया। ठीक ना। तो 4 अक्टूबर 1957, जब इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तब इसने छोड़ा था, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो हमारा आता है चंद्रयान प्रथम एवं चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण कब हुआ? तो चंद्रयान प्रथम का 2008 में, चंद्रयान द्वितीय का 2019 में।
और इनकी स्थिति क्या रही आपको मालूम ही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश, आप इनके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पार्ट के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर क्या आता है कि क्षुद्र ग्रह, खाली जगह, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच, कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। सूर्य, खाली जगह है यहाँ पे, से सबसे नज़दीक ग्रह है कौन? बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। तीसरा क्या है? सौरमंडल का पृथ्वी, जो बृहस्पति है, सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इतना जानने के बाद तो अब आप कोई उत्तर आ ही गया होगा खुद से। ध्रुव तारा से हमें किस दिशा में देखने को मिलता है? ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा से पता चलता है। ठीक ना, ध्रुव तारा से किस दिशा का पता चलता है? उत्तर दिशा का। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है भाई, जिसमें हम रहते हैं। अगला है हमारा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लगभग लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आभ, ना गोलाकार है, ना संतरे के आकार का है, ना सेब जैसी है, यह है भू आभ, जिसे इंग्लिश में जियोड कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है? तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में देना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा है। उसके बाद ग्रह किसे कहते हैं? तो आपको मालूम ही हो, अभी मैंने बताया, ग्रह खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, और जिनका प्रकाश एवं ऊष्मा अपनी नहीं होती है। यह प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। ग्रह एवं तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर अभी मैंने बताऊंगा। चलिए नीचे जा लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र एकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। ठीक ना, अभी तक जानकारियों के अनुसार। आगे हो सकता है मिल जाए किसी और ग्रह में। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मानव निर्मित उपग्रह पर एक शॉर्ट नोट्स मैंने बताया है, देखिए क्या है। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक वैसा पिंड है जिसका उपयोग पृथ्वी की जानकारी, अंतरिक्ष की जानकारी के साथ साथ मानव संचार जैसे टेलीफोन, रेडियो आदि के लिए एवं सैन्य प्रयोजनों के लिए, यानी कि सैनिक कार्यों के लिए इस यान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रक्षेपण किया जाता है और इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार का एक उदाहरण है इनसैट, एडुसैट। ठीक, ऐसे बहुत से हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सौरमंडल के आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों के बीच में क्या अंतर है। तो सौरमंडल के आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों के बीच में क्या अंतर है? देखिए, सौरमंडल का आंतरिक ग्रह, एक तरफ बाह्य ग्रह। आप इस प्रकार का कॉलम बना लीजिएगा। ठीक, और इधर लिख दीजिएगा एक तरफ बाह्य ग्रह, एक तरफ आंतरिक ग्रह। देखिए, आंतरिक ग्रह में ये साइलों से कठोर बने होते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं वे कठोर होते हैं। ठीक, चट्टानों की तरह कठोर, चट्टानों की तरह। और बाह्य ग्रह हल्के होते हैं। ठीक, ये भारी होते हैं, ये हल्के होते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि ये सूर्य से नज़दीक होते हैं और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। तीसरा नंबर क्या है? इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है, जबकि इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। बस एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है। तो मैंने 2 अंतर बताए एकदम छोटे छोटे। क्या क्या? देखिए, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा नज़र आता है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या बनता है? पूर्णिमा के दिन सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित करता है, जबकि अमावस्या के दिन रात्रि का पूरा अंधेरा होता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं रात्रि को पूरा आज उजेला होता है। ठीक, और इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं एक एक करके। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में इसकी परिभाषा दे दीजिए कि इस दिन चांद बीच में आ जाता है पूर्णिमा के दिन में। ठीक ना, और इस प्रकार दे दीजिए कि अमावस्या के दिन में कौन बीच में आ जाता है। ठीक, सूर्य बीच में आता है, किसी में चांद, सॉरी, एक में चांद बीच में आता है और एक में पृथ्वी बीच में आती है। जिसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक,
ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चांद। एक बार ये बीच में आता है और एक बार ये बीच में आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रह एवं उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह और उपग्रह, इसको प्लानेट, इसको सैटेलाइट, इसमें क्या उपग्रह हैं। देखिए अंतर क्या है। ग्रह की आकृति बड़ी होती है, उपग्रह की आकृति छोटी होती है। ग्रह वजन में ज़्यादा होते हैं, उपग्रह वजन में कम होते हैं। ठीक, वजन या भार जो बोलिएगा। उसके बाद ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके, सूर्य के। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक, जबकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बाद कारण बताना है। कारण क्या बताना है कि पृथ्वी नीला ग्रह है। क्यों है पृथ्वी नीला ग्रह। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। हाँ, पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि पृथ्वी 3 भागों में जल पाया जाता है, यानी कि 74% इसका जल पाया जाता है, ठीक ना। इसके कारण इसका ज़्यादातर भाग पानी ही पानी नज़र आता है और यह नीला दिखाई देता है, बस। और क्या कारण है। दूसरा नंबर क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। हाँ भाई, बिल्कुल अनोखा ग्रह है क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है। उसी को आपको जोड़ तोड़ के ज़्यादा बड़ा करके लिखना है। देखिए मैंने क्या बताया, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। यहाँ पानी तथा अन्य आवश्यक पदार्थ किसी भी अन्य ग्रहों पे नहीं पाए जाते जहाँ पे ये पाए जाते हैं। यहाँ पे वे सारी गैसें भी पाई जाती हैं जो मानव के लिए उपयुक्त हैं, ठीक, जबकि अन्य ग्रहों में ऐसी सुविधा नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है कि बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का नामों का वर्णन करें। तो आप जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया। और इसके विभिन्न सदस्य कौन कौन से हैं। तो सौरमंडल के विभिन्न सदस्य जान लीजिए, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, ठीक। उसके बाद हमारा था ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। तो आपको ब्रह्मांड का एक चित्र बनाना है पेंसिल से, जैसा सकिएगा, आपको जैसा आता है बनाइए, ठीक। लाखों करोड़ों आकाश गंगा के समूह तथा संपूर्ण अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाती है। लाखों करोड़ों आकाश गंगा का समूह, चाहे आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जहाँ तक मानव दृष्टि जाती है उससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की कल्पना वास्तव में करना ही कठिन है। जितना दूर तक आपको आसमान दिखता है वो सारा का सारा ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा विश्व ही को ही ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक। देखिए NCERT बुक का जो इंग्लिश हिंदी नाम है, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक। मैंने 2-3 बार रिपीट करवा दिए। अब देखिए यहाँ पे किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि सर्वाधिक एवं सबसे कम समय, किस ग्रह की अवधि सबसे अधिक लगती है घूमने में और किस ग्रह को सबसे कम समय लगते हैं। तो देखिए सर्वाधिक कम समय, सबसे कम समय किसके लगते हैं घूर्णन अवधि, अपने अक्ष पर, यानी कि अपने ही चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लगता है बृहस्पति को। यह 9 घंटे 53 मिनट में पूरी की पूरी अपना चक्कर काट लेता है, जबकि सबसे ज़्यादा समय शुक्र को लगते हैं 243 दिन अपने चक्कर काटने में, और पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, ठीक ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री का नाम बताएं। तो आर्यभट्ट। भारत का प्रत्येक आदमी इस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, आर्यभट्ट, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है, चंद्रमा पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखे थे 1969 में, और ये अमेरिका के व्यक्ति थे। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो 27 दिनों में पूरा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जितनी स्पीड से घूमती है, ठीक ना, खुद का चक्कर जितनी स्पीड से लगाता है उतना ही स्पीड से यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, ठीक। देखिए जिस गति से पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक उसी गति से वह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण चंद्रमा जो है, हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शनि ग्रह। तो शनि ग्रह की खोज किसने की थी। तो शनि ग्रह की खोज की थी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने।
दूरबीन की सहायता से। तो यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है और हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए और आगे बढ़िए, नहीं तो इस गरीबी से और भारत में जिस प्रकार की सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है पूरा का पूरा घटिया है। लात जूता खाते रहिएगा अगर नहीं पढ़िएगा तो ज़िंदगी तंग आ जाएंगे, सच बता रहे हैं। इसलिए अच्छा से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, लेकिन पढ़िए और आगे बढ़िए और हमारे देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए।